11th ऑफ फरवरी, जी हाँ 11 फरवरी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इस दिन है आपके HCS का प्रीलिम्स। अब अगर आप एक बार HCS का सिलेबस कर चुके हो और बस रिवीजन अच्छे से करना चाहते हो तो आपकी हेल्प करने के लिए हम लेके आए हैं HCS 2023 रिवीजन बैच। इसमें हम आपके पूरे सिलेबस की रिवीजन करवाएंगे और मोर देन 5000 MCQs की प्रैक्टिस करवाएंगे। MCQ स्टैटिक पोर्शन से भी होंगे, करंट अफेयर से भी होंगे और हरियाणा जीके से भी होंगे। तो अगर आप प्रॉपर रिवीजन करना चाहते हो, HCS प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हो तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करो। वी विल हेल्प यू आउट और आपकी रिवीजन प्लानिंग हम आज से ही स्टार्ट करवा देंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our MCQ course for HCS। इसमें हम लोग हर रोज आप लोगों को 25 MCQs करवाते हैं जिसमें हम वेरियस सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं, चाहे वो AMC हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, बेसिक साइंस हो या फिर हरियाणा जीके हो। तो ऐसे करते करते हम लोग आगे आने वाले जो 70 दिन हैं उस टाइम तक पूरे MCQs कवर करेंगे, क्योंकि बच्चों ने एक्चुअली पढ़ा बहुत हुआ है। पिछले 3 साल में 3 बार HCS आ चुका है, तो बच्चों ने तैयारी तो की हुई है अपनी एक बार। बस फर्क अब इतना पड़ेगा कि आपने उन कंटेंट में से कितने MCQs प्रैक्टिस किए हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की नहीं रहती, MCQs की रहती है कि MCQs का टाइप कैसा आया है, आपने स्टेटमेंट्स पढ़ी कैसे हैं, क्या आपने पढ़ा है के ऊपर करेक्ट लिखा है या इनकरेक्ट लिखा है, स्टेटमेंट्स को कैसे आपने एलिमिनेट करना है। वो जो स्ट्रैटेजी है वो आपको आएगी विद प्रैक्टिस। इसीलिए आपको हर रोज MCQs जो आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए, और आपको लगता है कि कोई भी इसका बेसिक बैकग्राउंड मुझे नहीं क्लियर है तो आप अपने नोट्स खोलिए, उसको रिवाइज कर लीजिए एक बार। ये जो पूरा प्लान है इसमें आपको शेड्यूल भेजा हुआ है हम लोगों ने कि इस टॉपिक के MCQs आज होंगे आपके, तो वो जो सारा शेड्यूल है वो आप एक बार गो थ्रू होइए। आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरा मिसिंग है, ये मुझे नहीं आता या ये नोट्स में नहीं है, वो आप कहीं ना कहीं से एक बार कवर कीजिए। अगर आपको कंटेंट नहीं मिलता है उसके रिगार्डिंग तो हमें बताइए, हम प्रोवाइड करेंगे। तो जैसा भी रहेगा आपकी पूरी हेल्प हम लोग करेंगे। बस शर्त ये है कि आप लोगों ने तैयारी को बहुत ही अच्छे लेवल पर लेकर जाना है। HCS का जो पेपर आएगा इट इज एक्सपेक्टेड कि लेवल थोड़ा सा हाई उसका रखा जाएगा, और अगर लेवल लो भी आया तो कट ऑफ हाई चले जाएगा। तो दोनों केस में कंपटीशन का जो लेवल है वो सेम रहेगा। तो MCQs प्रैक्टिस इज दी की, रिवीजन कीजिए, MCQs कीजिए, और आपको लगता है कि कोई भी हेल्प चाहिए CBL की तरफ से तो वी ऑल आर देयर फॉर यू। चलिए तो शुरू करेंगे हमारे MCQ सीरीज को। फर्स्ट MCQ देखते हैं क्या कहता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग किंग अशोक। अशोक के बारे में स्टेटमेंट्स आएंगी जिन्होंने कलिंगा वॉर के बाद धम्म को अपना लिया था। स्टेटमेंट नंबर 1, he denounced useless ceremonies and sacrifices, कि रीति रिवाज जो यूजलेस हैं, जो फालतू के हैं, उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि रीति रिवाज इतने ज्यादा जो ऑर्थोडॉक्सी है वो नहीं चलेगी, यहाँ पर जो एक मॉरल वैल्यूज हैं उनकी हम बात करेंगे। जैसे रिस्पेक्ट करना किसी और की, तो वो भी एक धर्म का पार्ट बन गया। एनिमल्स को स्लॉटर ना करना वो भी धर्म का पार्ट बन गया। तो सेक्रीफाइसेस जो सेरेमनीज हैं उनको डिनाउंस कर दिया गया बाय किंग अशोक। अशोक्स धम्म एम्फसाइज्ड ऑन नॉन वायलेंस। जब कलिंगा वॉर के बाद ये इसको अपनाते हैं तो वायलेंस से नॉन वायलेंस की तरफ ही आते हैं। तो यस, इट एम्फसाइज्ड द नॉन वायलेंस। द पॉलिसी ऑफ धम्म इंक्लूडेड सेवरल मेजर्स रिलेटिंग टू सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर, जैसे अगर हम रीति रिवाजों को छोड़ रहे हैं, यूजलेस सेरेमनीज को डिनाउंस कर रहे हैं, तो लोगों के भले के लिए जो भी चीज आप लेकर आएंगे वो भी धर्म का ही पार्ट बना, कि ये वल्नरेबल सेक्शन है, ये विमेन है, ये चिल्ड्रन है, इनके रिगार्डिंग आपने कुछ ना कुछ बढ़िया करना है। आपको उनको रिलीजियस ये सैंक्टिटी मानने की बजाय आपको उनके जो सोशल लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना है। तो ये धम्म में आया था कि सिर्फ ऐसे बातें करने से नहीं कि 5 सिद्धांत दे दिए कि आप ये मानेंगे तो आप धर्म को मान रहे हैं। धर्म का जो पूरा मीनिंग है वो चेंज कर दिया गया था, और उसका बेसिक मीनिंग बताया गया कि जहां पर लोगों की रिस्पेक्ट है, लोगों को अपनी बातें कहने का मौका दिया जा रहा है और जस्टिस उनके साथ हो रहा है। तो दैट वाज द बेसिक एसेंस ऑफ धम्म। तो यस, इट वाज आल्सो करेक्ट दैट इट इंक्लूडेड सेवरल मेजर्स रिलेटिंग टू सोशल वेलफेयर। पूछा क्या है आप लोगों से? करेक्ट।
तो आंसर क्या रहेगा इसका? डी, 1, 2 एंड 3, ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो पूछा क्या है पहले ही देख लेते हैं। पूछा है आप लोगों से इनकरेक्ट। सब कुछ पता भी होता, सब कुछ सही भी होता, तो भी अगर आप ये नहीं देखते तो भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाता। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज एचसीएस के प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से इनकरेक्ट बहुत पूछा गया है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हम उसी तर्ज पर करवा रहे हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अशोक। अब जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, मे बी क्वेश्चन हमने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल पर डाला है, क्या पता क्वेश्चन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल पर आ जाए। तो आपको ये पता है कि बुद्धिस्ट काउंसिल्स में से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने वो याद रखनी है। टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आपकी 483 BC, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC, थर्ड वॉज 250 BC एंड फोर्थ वॉज 72 AD। ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स के आपने एक तो ये टेन्योर ध्यान रखने हैं कि कब कब ये हुई थी, और इनमें आपने 2 चीजें ध्यान रखनी है कि एक तो इनका जो चेयरमैन था वो कौन था, और जो किंग था वो कौन था। एक तो हो गया पैटर्न कि इस टाइम पर ये किंग एग्जिस्ट करते थे और ये चेयरमैन थे, और साथ में ये कहाँ पर हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपने सारे तीनों चीजें याद करनी है तो थोड़ा सा निमोनिक भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप चेयरमैन की बात करो, चेयरमैन का आप MS टीवी से याद कर सकते हैं कि टीवी देखा जाता है चेयर पे बैठ के, ठीक है। तो MS टीवी चेयरमैन से आपको याद हो जाएगा। M से आपका महाकस्प, S से है आपका सभा कमी, T से है मुगालिपुत तिस्सा, तो T से आप तिस्सा ध्यान रख लेंगे, और V से है वासुमित्र। ये आप चेयरमैन को MS टीवी से याद करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हाँ ये चारों के चारों आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये अपनी क्लैरिटी है। फिर अब अगर आप बात करोगे किंग की, तो किंग 1, 2, 3, 4 में कौन कौन थे, इसको आप याद कीजिए कि किंग जो है वो थोड़ा सा हकलाता था और ये एक अक करके बात करता था। याद करने का तरीका है, आपको बेटर तरीका मिला वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये मेरा तरीका है याद करने का। तो ए से है आपका अजात शत्रु, के से है आपका कालाशोक राजा, ए से अशोक एंड के से कनिष्क। ये हैं 4 राजा। अगर आप देखोगे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अशोक, नहीं, इट वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अशोक। तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। तो ये किंग याद हो गया हमें, चेयरमैन याद हो गया हमें। अब हमें याद करनी है इसकी प्लेस। प्लेस आप याद करो RVPK के निमोनिक से। सिंपल, हमने बस फर्स्ट लेटर उठाया हुआ है उसका। R से है आपका राजगृह, V से है वैशाली, P से है पाटलिपुत्र, और K से है आपका कश्मीर। तो ये किंग, पैटर्न और चेयरमैन और आपका प्लेस जो है आपने ध्यान रखना है, चाहे क्वेश्चन फर्स्ट पर आ जाए, फोर्थ पर आ जाए, आपको पता हो कि किसने क्या ऑर्गेनाइज करवाया था। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ईयर तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिए। सेकेंड स्टेटमेंट, द अशोक धर्मा वॉज नैरो धर्म एंड प्रीच्ड सेक्टेरियन फेथ। देखो नैरो तो बिल्कुल नहीं था, बहुत ब्रॉडर टर्म्स में बात की जाती थी कि अलग अलग सोशल वेलफेयर की बात की जाती थी, मॉरल वैल्यूज की बात की जाती थी, एनिमल्स के वेलफेयर की बात की जाती थी। तो सेक्टेरियन तो बिल्कुल भी नहीं था, और ये भी आपका गलत है। पूछा क्या है आप लोगों से, इनकरेक्ट। तो जब दोनों ही गलत हैं तो आंसर क्या आएगा आपका? सी, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। थर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर। First, Ashok 13th rock edict states that true conquest is by piety और virtue। जो 13th रॉक एडिक्ट है वो बताती है आपको कलिंगा वॉर के रिगार्डिंग, जो कि हुआ था 261 BC के अराउंड। तो ये बात बिल्कुल सही बोली गई थी कि जो सही मात्रा में, मतलब जो सही तरीके का जो कॉन्क्वेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ डिवोशन से और वर्चू से ही किया जा सकता है, क्योंकि इस कलिंगा वॉर के बाद ही अशोक ने धम्म को अपनाया था। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट।
द लोमस ऋषि केव एंड सुदामा केव डेडिकेटेड टू बुद्धिस्ट मॉन्क बाय अशोका। देखो केव्स पे ना क्वेश्चन जनरली आता है, तो लोमस ऋषि केव तो यस इट वाज गिवन टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स बाय अशोका, लेकिन जो सुदामा केव थी वो दी गई थी आजीविकास को। आजीविका वाज द अनदर सेक्ट, तो आप ध्यान रखना कि ये सुदामा केव आजीविकास को दी गई थी बाय अशोक। थर्ड, यक्षी फ्रॉम दीदारगंज हैज बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मौर्यन टाइम्स। यक्षिनी जो है बेसिकली यक्षी कह लो, यक्षिनी कह लीजिए, इसको बोला जाता था फर्टिलिटी की देवी, फर्टिलिटी डेटी। तो ये जो है दीदारगंज में बेसिकली हम लोगों को मिली, जो कि बहुत ही अच्छे पॉलिश्ड स्टोन से बनाई गई थी। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर का आर्किटेक्चर। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फर्स्ट सही थी हमारी, सेकंड गलत थी, थर्ड सही थी। पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट, तो आंसर वुड बी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन सी। तो मौर्यन एम्पायर का जो आर्किटेक्चर है वो भी आपने ध्यान रखा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से बनकर आ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अशोकन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की ही हम आगे बात करेंगे। राजुकास वर अपॉइंटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जो भी अलग अलग ऑफिशियल्स को रखा गया था फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, तो उन सब के नाम पता आपको होने चाहिए। तो यस, राजुकास वर अपॉइंटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। राजा, राजू, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि दोनों का ही काम क्या था, जस्टिस को मेंटेन करके रखना। सेकेंड स्टेटमेंट, ही अशोका हैड कंप्लीटली प्रोहिबिटेड द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स इन द कैपिटल। कैपिटल में पूरे एरिया में, जो कि जहां पर भी अशोक का पूरा एरिया था, वहां पर एनिमल्स के स्लॉटर को कंप्लीटली बैन कर दिया गया था। मतलब कोई सेरेमनीज पर और किसी और टाइम पर भी जो स्लॉटर है इट वाज नॉट अलाउड। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ही हैड टोल्ड दैट वेल बिहेव्ड पीपल वुड अटेन निर्वाण। देखो ये उन्होंने बोला कि जो धर्म को अपनाएंगे वो हेवन में तो जाएंगे, लेकिन निर्वाण की प्राप्ति होगी और निर्वाण की अटेनमेंट होगी, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा। कि आप अच्छा करेंगे आपके साथ अच्छा होगा, वो बात सही है, आप स्वर्ग में जाएंगे, हेवन में जाएंगे, लेकिन निर्वाण की बात नहीं की गई वेल बिहेव्ड लोगों के लिए। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड टू बी रॉन्ग। पूछा गया है आप लोगों से, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर इज 1 and 2 ओनली, तो आंसर वुड बी ऑप्शन ए। तो ट्राई टू एलिमिनेट दी ऑप्शंस फर्स्ट, कि जो पता है कि हाँ ये तो है ही है, उसमें से ऑप्शंस को हटा दिया। तो जितने ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर पाए उतना बढ़िया है, उतना आपका जो क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। फर्स्ट, अध्यक्ष वर इन चार्ज ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल रेवेन्यूज ऑफ द एम्पायर। अध्यक्ष नहीं रेवेन्यू कलेक्ट करता था, ये करता था एक ऑफिशियल जिसका नाम था समाहर्त। समाहर्त कह लीजिए, समहर्त कह लीजिए, जैसा आपको मन करे बोलने का, बट इट वो समाहर्त। तो जैसे सारा जो रेवेन्यू है वो समा गया है उस पर्सन के अंदर, तो नाम से आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नाम आएंगे आपके सिलेबस में, तो आपको बस याद नहीं करने हैं, आपको निमोनिक के साथ याद करने हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम इरिगेशन, फॉरेस्ट एंड दी लो कोर्ट्स। सही बात है कि आप इरिगेशन करते हैं, आप फॉरेस्ट के में एग्रीकल्चर करते हैं, तो जो भी लैंड आपने लिया हुआ है उसके रिगार्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। लैंड रेवेन्यू वॉज नॉर्मली फिक्स्ड एज 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस। जो पूरा लैंड रेवेन्यू था इट वॉज अबाउट 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, थोड़ा सा ज्यादा था 1/10 से। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट, तो फर्स्ट गलत है हमारी, थर्ड गलत है, ओनली 2 वुड बी दी आंसर। तो ऑप्शन ए वुड बी दी आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से एएमसी के जो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं मौर्यन एम्पायर के रिगार्डिंग, आपको पता लग गया है कि मौर्यन एम्पायर में आर्किटेक्चर, लिटरेचर, अशोक धम और जो कलिंगा वॉर और रॉक एडिक्ट्स वगैरह हैं वो आपको याद करनी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इन्हें। चलिए नेक्स्ट आएंगे हम ज्योग्राफी क्वेश्चंस पर। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आज हम कर रहे हैं अर्थक्वेक एंड सिस्मिक वेव्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, पी वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वेयर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। हमें पता है कि जो पी वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल है,
वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में आगे ट्रैवल करती हैं और वो क्या करती हैं, इस तरीके से आगे ट्रैवल करती हैं। और जो पार्टिकल है वो भी आपका यहाँ से यहाँ तक ही एनर्जी को ट्रैवल करता है। पार्टिकल वहीं रहता है बट जो एनर्जी होगी वो ट्रांसफर भी तो होगी। तो फ्रॉम दिस पार्टिकल टू दिस पार्टिकल, दिस पार्टिकल टू दिस पार्टिकल, तो पार्टिकल भी आपके इस डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। तो यस, इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। पी वेव कह लीजिए, साउंड वेव कह लीजिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कह लीजिए, तीनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल सेम है। Second, S waves are transverse wave where the movement of particle is perpendicular to the direction of propagation of wave. जैसे इसमें तो इस तरीके से चल रहा था, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं आपकी जो ऐसे ट्रेवल करती हैं, तो वो पार्टिकल्स को अप एंड डाउन इस तरीके से ट्रैवल करवाती हैं। और डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है, यहाँ से वो यहाँ जा रही है, वेव तो यहाँ से यहाँ जा रही है बट पार्टिकल क्या है, यहाँ से अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। तो जो मूवमेंट है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जो बिल्कुल सही बात है। एस वेव, सेकेंडरी वेव, ट्रांसवर्स वेव, लाइट वेव्स, सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है इन सबका। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। प्राइमरी वेव्स ट्रेवल्स फास्टर देन सेकेंडरी वेव्स। इनका नाम ही प्राइमरी इसलिए रखा गया है बिकॉज दीज आर दी फर्स्ट वेव्स टू रीच ऑन द सिस्मोग्राफ। तो यस, ये ज्यादा ट्रेवल करती हैं फास्टर। पूछा क्या है आप लोगों से, इनकरेक्ट। तीनों ही करेक्ट हैं, तो आंसर आपका या तो ये होता या ये होता। अगर आप ये नहीं पढ़ते तो आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव आप मार्क करते और बड़े खुश होकर आते कि हाँ हमने ये क्वेश्चन अच्छे से मार्क किया। और जब आंसर की आती तब दिखता कि पूछा तो इनकरेक्ट था। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, नन ऑफ द अबव। कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सारी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, वी नो दैट अर्थ आउटर कोर इज लिक्विड बिकॉज पी वेव्स आर नॉट एबल टू पास थ्रू इट। आपको ये दो जो पी वेव और एस वेव है ये बॉडी वेव्स हैं, इतना हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो जो पी वेव है ये सॉलिड, लिक्विड, गैस हर मटेरियल से पास कर जाती है, बट जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ही पास कर पाती हैं। एस से सेकेंडरी, एस से सॉलिड ओनली। तो आपको पता है कि अगर यहाँ से एस वेव निकली और वो इसके आगे आपको नहीं मिली, ये आगे जा ही नहीं रही है इससे, इसका मतलब ये पूरी की पूरी लेयर कैसी है, इट इज लिक्विड। तो हमें पता है कि अर्थ की जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, क्योंकि एस वेव जो है वो उससे पास करने में अनेबल रही। इट वॉज नॉट द पी वेव, इट वॉज द एस वेव। तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। The speed of seismic waves increases with the density of the layer of the earth. जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उतने पार्टिकल्स पास पास में होंगे, उतने एनर्जी का ट्रांसफर जल्दी होगा। तो यस, जो डेंसिटी है अगर बढ़ेगी तो जो सिस्मिक वेव्स की स्पीड है वो भी बढ़ेगी। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, सिस्मिक वेव्स ट्रेवल इन कर्व्ड पाथ थ्रू द अर्थ। अब जब धरती ही पूरी कर्व्ड है तो फिर ये भी तो कर्व पाथ में ही चलेंगी। तो यस, इट फॉलोज द कर्व्ड पाथ। ये बहुत ही कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट है जो कई बार हम गलत कर देते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि अच्छा कर्व्ड का मतलब ये है, लीनियर भी तो हो सकती है, ये भी तो हो सकता है। तो ये हो सकता है कि चक्कर में ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे इन्हें, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। पूछा क्या है आप लोगों से, इनकरेक्ट। तो पहली गलत है, दूसरी सही है, तीसरी भी आपकी सही है। तो गलत कौन सी है आपकी, D1 ओनली। और ये भी ध्यान रखना, कई बार हम ना क्या करते हैं कि लगातार इनकरेक्ट थोड़े पूछेगा एग्जामिनर, लगातार भी इनकरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये नहीं कि 4 में से 1 ध्यान से पढ़ लिया, बाकी 3 को समझ लिया कि हाँ अभी तो इनकरेक्ट पूछा है, दोबारा थोड़े पूछेंगे। तो थोड़ा सा इस ओवर कॉन्फिडेंस को हम साइड में रख के पेपर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो आंसर इज D1 ओनली। फोर्थ क्वेश्चन इसका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सरफेस वेव्स आर आल्सो कॉल्ड लॉन्ग पीरियड वेव्स बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग वेवलेंथ। सरफेस वेव की अगर आप बात करोगे तो दीज आर लव वेव एंड रेले वेव। तो दोनों ही जो है बहुत लॉन्गर वेवलेंथ है इनकी, क्योंकि बहुत ज्यादा इसकी स्पीड कम रहती है इन कंपैरिजन टू द पी वेव और एस वेव। क्योंकि जहां से एनर्जी निकलती है वहां पर स्पीड ज्यादा होती है, धीरे धीरे करके एनर्जी डिसिपेट होती है, तो वेवलेंथ बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है।
तो यस, दीज आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड वेव्स बिकॉज ऑफ द लॉन्ग वेवलेंथ. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. लव वेव्स मूव ग्राउंड फ्रॉम साइड टू साइड. यस, बिल्कुल सही बात है कि जैसे ये पूरे ग्राउंड की हम बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ जो है इसको ऐसे ट्रैवल करवाती है ग्राउंड को. हॉरिजॉन्टल, जैसे आप पड़ी हुई रस्सी को इमेजिन कीजिए और उसको हॉरिजॉन्टली ऐसे झटकेंगे अगर आप, तो जो रिपल्स आ रहे हैं, दोज रिपल्स आर बिकॉज ऑफ द लव वेव. मतलब ड्यूरिंग अर्थक्वेक, वैसे तो दूसरी वेव होती हैं वो. Rayleigh waves moves the ground up and down and side to side in the same direction that the wave is moving. इसमें क्या होता है ना कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी हो रही है और वर्टिकल मूवमेंट भी हो रही है, दोनों इकट्ठी चल रही हैं. इसलिए जो पार्टिकल की मूवमेंट है वो सर्कुलर होती है. जैसे आप नॉर्मली अगर पत्थर मारते हैं पानी में, तो पानी में जो वेव है वो जनरेट कैसे होती है? इस तरीके से वेव जनरेट होती है. दिस इज दी वेव का क्रेस्ट, दिस इज वेव का ट्रफ, दिस इज क्रेस्ट एंड दिस इज ट्रफ. ऐसे ही हम देखते हैं वेव को. जो पार्टिकल है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक ही जाता है, फिर उसकी जो मूवमेंट है वो रुक जाती है. पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही ट्रैवल करता हुआ आपको नजर आता है. तो ये साइड टू साइड भी है और अप एंड डाउन भी है. तो रेले वेव्स पार्टिकल के मोशन को सर्कुलर फॉर्म में आगे लेकर जाते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. पूछा क्या है? विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अगेन इनकरेक्ट, तीनों ही सही है. तो आंसर क्या रहेगा आपका? सी, नन ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट. ऑप्शन सी. आपको पता हो बॉडी वेव कौन सी है, सरफेस वेव कौन सी है, चारों का क्या कैरेक्टर है, किस डायरेक्शन में वो मूव करती हैं और उनके आने की वजह से कैसे आपको अर्थ का इंटीरियर पता है, ये पता होना चाहिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अ जोन बिटवीन 103 to 142 डिग्री from epicenter was identified as the shadow zone for both the types of P wave and S wave. तो जो shadow zone है वो किस तरीके से काम करता है ये अपने को देखना है. जैसे हमने ये बात करी कि दिस इज अर्थ का क्रस्ट, ये अर्थ की कोर जो कि लिक्विड है. यहाँ पर जो है लिथोस्फेयर में कहीं ना कहीं फॉल्ट क्रिएट हुआ, जहां पर अर्थक्वेक आया, जहां से एनर्जी रिलीज हुई. एनर्जी रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ पी वेव. पी वेव ट्रैवल हुई हर जगह पर, क्योंकि वो बॉडी वेव है इसीलिए क्या करेगी? बॉडी में ट्रैवल करेगी. और जैसे ही मीडियम चेंज होगा वैसे ही वो क्या होगी? रिफ्रैक्ट भी होगी. बिकॉज चीजें आपको सीधी नजर नहीं आती हैं, वो टेढ़ी नजर आती हैं, क्योंकि आपके मीडियम की डेंसिटीज में डिफरेंस है. यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर लिक्विड है, तो ये वेव सीधी जाने के बजाय हल्की सी जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली आपको कुछ जगहें ऐसी होंगी जहां पर ये वेव्स नहीं मिलेंगी. तो ये जो एंगल है वो क्या है? एपी सेंटर से लेकर सेंटर ऑफ द सरफेस ऑफ सेंटर ऑफ द अर्थ टू द प्लेस जहां पर आपको वो मिली है. तो ये जो पूरा एंगल है वो कितना है? अराउंड 103 डिग्री है ना. तो ये यहां से लेकर यहां तक आपको ये 142 तक कोई भी जो पी वेव है वो नहीं मिलेगी. तो यस, इट वॉज द शेडो जोन ऑफ पी वेव. ये तो बात सही हो गई है हमारी. अगर मैं एस वेव की बात करूंगी तो एस वेव तो यहां से ट्रैवल ही नहीं करी, वो तो बस यहां और यहां तक आपको मिल रही है. सेंटर ऑफ द अर्थ से, एपी सेंटर से अगर आप एंगल बनाओगे तो दिस एंगल इज 103 डिग्री, दिस एंगल इज अगेन 103 डिग्री. और ये पूरा का पूरा क्या है? एस वेव का शेडो जोन, शेडो जोन ऑफ एस वेव. तो ये 103 to 142 भी आपको एस वेव नहीं मिल रही, पी वेव भी नहीं मिल रही. हाँ, ये बात सही है कि जो शेडो जोन ऑफ एस वेव है दैट इज मोर देन द शेडो जोन ऑफ पी वेव्स. ये तो बात हमारी सही है, लेकिन कॉमन तो दोनों में है ये पूरे पूरे एंगल्स. तो ये एंगल कैसे निकलते हैं? एपी सेंटर से लेकर सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर आपका ये जो पॉइंट है जहां तक आपको पी वेव या एस वेव मिली है उसका एंगल आप निकाल लेते हैं. तो ये बिल्कुल कॉमन है बोथ द टाइप ऑफ वेव्स के लिए. तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है. द स्पैन ऑफ शेडो जोन ऑफ पी वेव इज अबाउट 152 डिग्री. पी वेव का देखो शेडो जोन कैसे निकालोगे आप? ये पी वेव 103 to 142 ये नहीं मिली, तो अराउंड कितना हो गया इसमें आपका? 39 डिग्री. ये भी 103 to 142 अराउंड 39 डिग्री. टोटल कितना हो गया आपका? अराउंड 78 डिग्री ना. तो शेडो जोन ऑफ पी वेव तो क्या है? 78 डिग्री है, 152 तो नहीं है.
अगर आप शेडो जोन का जो स्पैन है एस वेव के लिए अगर वो काउंट करोगे तो ये 103 से 180 टोटल कितना हो गया इसमें अराउंड 77। यहां पर भी 180 से 103 77, तो अराउंड आपका 154 के अराउंड, तो अबाउट 152 154 तो हम मेजर कर लेते हैं, ऐसे कोई एंगल वाइज इतनी ज्यादा रिजिडिटी नहीं है। तो 152 डिग्री किसका है, शेडो जोन एस वेव का, और पी वेव का कितना है अराउंड 78 डिग्री। तभी हम कहते हैं कि शेडो जोन ऑफ एस वेव इज लार्जर देन शेडो जोन ऑफ पी वेव्स। तो इसमें पूछा है आप लोगों से करेक्ट, तो ये दोनों तो गलत हो गए आपके, ओनली वन इज करेक्ट, तो आंसर रहेगा आपका A1 ओनली। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही हायर लेवल के हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस जनरली आ जाते हैं क्योंकि पहले भी आए हुए हैं। आप ज्योग्राफी को एनवायरनमेंट को ऐसे हल्के मत लेना, क्योंकि पिछली बार 18 क्वेश्चन आए हुए हैं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से, तो थोड़ा सा आपको दिमाग में ज्योग्राफी एनवायरनमेंट को तवज्जो देनी होगी विद रिस्पेक्ट टू अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ इसको ही पढ़ रहे हैं बाकी सबको ऐसे कर दिया नेग्लेक्ट, बट सबको ही आपने सेम रिस्पेक्ट सेम टाइम देना है। इसका आंसर क्या रहेगा आपका A1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज दी फॉलोइंग एरियाज विद इन द अर्थ फ्रॉम क्रस्ट टू कोर। जैसे क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये तो हम लोगों ने लिया हुआ है विद द केमिकल कॉम्पोजिशन की। क्रस्ट इज कॉल्ड सियाल, मेंटल इज कॉल्ड सीमा एंड कोर इज कॉल्ड नीफे। ये तीनों तो हमने केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पर इनको क्लासिफाई किया है। अगर आप फिजिकल कॉम्पोजिशन की बात करोगे तो अर्थ की क्रस्ट से लेकर जो भी सॉलिड वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। उसके नीचे जहां पर मैग्मा है उसे हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। फिर आता है आपका मेंटल वाला पार्ट मीजोस्फीयर, एंड देन कोर इट इज बेरीस्फीयर। तो अगर आपको ये अरेंज करने हैं तो फर्स्ट लिथोस्फीयर, देन एस्थेनोस्फीयर, देन मीजोस्फीयर एंड देन बेरीस्फीयर। तो आंसर क्या रहेगा आपका 1 2 4 3, आंसर सी ऑप्शन इज द आंसर। तो ये बहुत मतलब जनरल और बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट डालेंगे तो भाग जाएंगे आप लोग। थोड़ा सा पेपर में क्वेश्चंस वो भी आते हैं जो थोड़े सबको आते हैं। कईयों को ज्योग्राफी बहुत अच्छी आती होगी तो उनको वो सब पी वेव एस वेव पता होगा, कईयों को पॉलिटी बहुत अच्छी आती है तो उनको आर्टिकल सारे रटे हुए होंगे। तो हर किसी ने अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना है और वीकनेसेस को इम्प्रूव करना है, बस यही ही स्ट्रेटेजी है तैयारी करने की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका C 1 2 3 एंड 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत बतानी है। aquatic इकोसिस्टम आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर सॉल्ट कंटेंट, कि हाँ ये ब्रैकिश है, ये फ्रेश वाटर है, ये बहुत ही ज्यादा सॉल्टी है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है यस दैट इज बेस्ड अपॉन द सॉल्ट कंटेंट, जिसको हम पार्ट्स पर 1000 में मेजर करते हैं। ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम हैव सॉल्ट कंटेंट बिलो 5 ppt। बिलो 5 ppt तो फ्रेश वाटर होता है, तो ब्रैकिश जो है वो खारा पानी की हम बात कर रहे हैं, तो इट इज अबाउट 5 पार्ट्स पर 1000 टू 35 पार्ट्स पर 1000 जो है सॉल्ट कंटेंट अगर है तो दैट वुड बी ब्रैकिश वाटर। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। पूछा क्या था आपसे, इनकरेक्ट, तो आंसर इज ऑप्शन बी 2 ओनली। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट क्या है और किस तरीके से आंसर आपने करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कितनी स्टेटमेंट्स सही हैं, क्या एक स्टेटमेंट या 2 या 3 या 4। अब इसमें आपने ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 नहीं है, पहले ही पूछा हुआ है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आपको पता लग जाएगा कि ये ऑप्शंस की नहीं टोटल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। दो, कोई भी दो, चाहे 1 और 4, चाहे 2 और 3, कोई भी 3, चाहे 1 2 3 या 2 3 4। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन पढ़ना है। न्यू स्टोन आर अनअटैच्ड ऑर्गेनिजम्स विच लिव एट द एयर वाटर इंटरफेस। न्यू स्टोन जो नए ही हैं, जो नए हैं वो क्या करते हैं, पानी में अगर हैं तो पानी और वाटर के इंटरफेस पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। पेरीफाइटन आर ऑर्गेनिजम्स विच रिमेन अटैच्ड टू स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट्स और सब्सटेंसेस इमर्जिंग अबव फ्रॉम द बॉटम मड। कि अगर हम लेक की बात करते हैं, यहाँ से कोई अगर प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है तो इसके स्टेम्स के अटैच्ड जो भी प्लांट्स या जो भी एनिमल्स वगैरह मिलेंगे आपको, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेरीफाइटन। बिल्कुल सही बात है, बस नाम पता हो, कहाँ मिलते हैं वाटर में ये पता हो।
बेंथोस आर एनिमल्स विच आर स्विमर्स। बेंथोस तो बेंथिक जोन की आप बात करो, बेंथिक जोन होता है जो बिल्कुल सबसे नीचे होता है ओशन में भी, तो वहां पे तो स्विमर्स आपको जनरली नहीं मिलेंगे। स्विमर्स आपको मिलते हैं जो ऊपर वाले एरिया में होते हैं, जैसे वेल, शार्क, बड़ी बड़ी मछलियां, वो आपको मिलेंगे स्विमर्स। वो बेंथोस नहीं है, वो तो अपर सरफेस पर ही मिल जाएंगे। तो ये गलत है स्टेटमेंट। नेक्टॉन्स ऑर्गेनिजम्स आर दोज विच फाउंड लिविंग एट द बॉटम ऑफ वाटर मास। देखो नेक्टॉन है होते हैं आपके स्विमर्स, क्योंकि ओशन करंट बहुत तेज चलता है ना, इतना सारा पानी है, डायरेक्शन में जा रहा है विद द विंड्स, तो अगर आपको उसके खिलाफ अगर तैरना है तो आपको बहुत अपना साइज बड़ा करना पड़ेगा। तभी जो ये मछलियां हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता है, बिकॉज दे हैव टू काउंटर द स्पीड ऑफ ओशियनिक करंट्स, तो उन्हें हम कहते हैं नेक्टॉन। तो ये बात हमारा बिल्कुल सही है, सॉरी गलत है। नेक्टॉन्स आर स्विमर्स, बेंथोस आर बॉटम एट द वाटर मास। तो पहले दो सही हैं, लास्ट के दो गलत हैं। कितनी स्टेटमेंट सही हैं टोटल हमारी? टोटल दो, ऑप्शन दो नहीं, टोटल दो स्टेटमेंट्स। तो आंसर क्या रहेगा आपका? बी, ओनली 2। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कंसिडर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत बतानी है। फोटिक जोन इज द अपर लेयर ऑफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम अप टू विच लाइट पेनिट्रेट्स। अगर आप ये वाटर के सरफेस की बात करोगे तो जहां तक सन की लाइट पहुंचती है, ये अगर हम वाटर की बात कर लें तो ये वाला एरिया होता है आपका फोटिक जोन, जहां पर टेम्परेचर भी ठीक ठाक रहता है बिकॉज ऑफ दी सन की रेज। बात बिल्कुल सही है। द डेप्थ ऑफ दिस जोन डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर। अगर पानी ही टर्बिड है तो कहां तक सन की लाइट जाएगी? सिर्फ यहां तक ही जाएगी। पानी अगर ट्रांसपेरेंट है तो वो यहां तक भी जा सकती है, यहां तक भी जा सकती है। तो यस, फोटिक जोन का जो एरिया है दैट डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर। थर्ड, ओनली रेस्पिरेशन एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन दिस प्लेस। मतलब फोटिक जोन की हम बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन ही क्यों? एनिमल्स तो देखो है ही है। जो प्लांट्स वगैरह हैं जो यहाँ पर आपको मिलेंगे, जिन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, वो अपना खाना भी बनाते हैं यहाँ पर रहते हुए। तो रेस्पिरेशन के साथ साथ जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी आपको मिलेगी, बिकॉज सन की लाइट है तो फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये ओनली शब्द गलत है हमारा। अगर लिखा होता ना कि रेस्पिरेशन अकर्स इन दिस प्लेस तो बात सही होती, ओनली नहीं है लेकिन। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पूछा गया आपसे इनकरेक्ट ना, तो दो तो सही थी हमारी, तो ऑप्शन रहेगा आपका बी, 3 ओनली। नेक्स्ट, कंसिडर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट बताना है आपको। कोरल इज एन एक्वाटिक प्लांट। देखो प्लांट तो वैसे ही नहीं है, कोरल इज द एनिमल। ये एक ऐसा एनिमल है जिसको हम कहते हैं पॉलिप। कोरल्स वाले एनिमल्स को हम पॉलिप कहते हैं, और पॉलिप के जो बॉडी टिश्यूज हैं उन टिश्यूज में रहती है आपके एल्गी। ये एल्गी बनाती है खाना, पॉलिप इसको रहने के लिए देता है जगह। तो दोनों को एक दूसरे से फायदा है, इसीलिए दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो इट इज नॉट अ प्लांट, इट इज द एनिमल। फर्स्ट इज रॉन्ग। Zooxanthellae assist the coral in nutrient production through its photosynthetic activities. Algae is a kind of plant, microorganism plant. तो algae जो है उसका नाम है Zooxanthellae, और कोरल का जो एनिमल है उसका नाम है पॉलिप। पॉलिप और Zooxanthellae दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कोरल। ठीक है, जिनके जो पूरे स्केलेटन है, जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो वो हैं, सब सारी चीजें ये बनी होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। तो न्यूट्रिएंट एक्टिविटीज प्रोडक्शन में एल्गी जो है पॉलिप की हेल्प करती है। ये बात बिल्कुल सही है, जिसका नाम है ज़ूज़ैंथेल। पूछा क्या था? इनकरेक्ट, तो सिर्फ पहली ही गलत है हमारी, तो आंसर क्या रहेगा? ए, ओनली 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Choose the correct statement. The nutrient enrichment of the lakes promotes the growth of algae, aquatic plants and various fauna known as natural eutrophication. तो यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का आ जाना। ये जनरली क्या होता है, कोई भी मान लीजिए कि आपकी लेक वाला एरिया है, अगर आप देखो इसमें कि अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस की अमाउंट बहुत ज्यादा आ गई है थ्रू एग्रीकल्चरल रन ऑफ या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट, अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस ज्यादा आ गया है तो क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा आ गए, जो कि हेल्पफुल है किसके लिए? एल्गी की प्रोडक्शन के लिए। तो जो पूरा लेक का सरफेस है वो किसने घेर लिया? एल्गी ने घेर लिया। अगर एल्गी ने घेर लिया तो जो लाइट है बेसिकली वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी इस लेक में। अगर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी तो जो भी नीचे प्लांट्स हैं
वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली दे विल बिकम डेड। इन प्लांट्स पर जो जू प्लैंक्टन जिंदा थे वो भी डेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स की जो डेड बॉडीज हैं वो रखी हुई हैं। अब जो डेड बॉडीज होती है उनको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरियाज आएंगे यहाँ पर, और बैक्टीरिया धीरे धीरे करके इस पूरे एरिया में जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स की डेड बॉडीज हैं उनको खत्म कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। इन बैक्टीरियाज को जीवित रहने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए दे नीड ऑक्सीजन, और पूरे वाटर में जितनी भी डिजॉल्व ऑक्सीजन थी वो सारी इन्होंने कंज्यूम कर ली। तो ये जो पूरा एरिया है इसमें ऑक्सीजन की कमी पड़ गई क्योंकि सब तो इसने कंज्यूम कर लिया। और जब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बची है तो दिस होल जोन विल बिकम डेड जोन, और जिसको हम बोल सकते हैं हाइपोक्सिक। हाइपोक्सिक का मतलब होता है लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो यस, जो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट है ये एल्गी की ग्रोथ को हेल्प करती है, और aquatic plants and various fauna known as natural eutrophication। अगर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में आ जाए तो ये बन जाता है डेड जोन, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करोगे तो इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ एल्गी और aquatic plants जिनको जो है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं करनी है फॉर देयर फूड प्रोडक्शन, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। Similar nutrient enrichment of lakes caused by human activity is known as cultural eutrophication। कि अगर नॉर्मली हो रहा है तब तो ठीक है। देखो, यूट्रोफिकेशन का बेसिक मतलब होता है कि जहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है जिससे कि सभी एनिमल्स को पहले तो फायदा होगा, लेकिन बाद में जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर वो नेचुरली हो रहा तो ठीक बात है, रेन के वाटर के थ्रू आ गया, लेकिन अगर ह्यूमंस एक्टिविटीज के थ्रू हो रहा है तो यस, दैट विल बी कॉल्ड कल्चरल यूट्रोफिकेशन। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट ना? तो दोनों इस यहाँ पे करेक्ट है, आंसर रहेगा आपका सी, बोथ 1 and 2। जनरली क्या होता है, यूट्रोफिकेशन में स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक ठाक होता है, बट अगर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हो जाएं तो अपने को क्या करना पड़ता है, लैकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स करना पड़ेगा, और उसको यूट्रोफिकेशन से जो मीजोट्रोफिकेशन है वो करनी पड़ेगी। जैसे हम जनरली क्या कहते हैं कि वन इज ओलिगोट्रॉफिक, कि जहां पर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कम है, ओलिगो। देन इट इज कॉल्ड मीजोट्रॉफिक, जहां पर मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक अमाउंट की न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है, एंड देन देयर इज यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन से स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके आपको अगर मीजोट्रॉफिक नहीं गए हैं तो ये बन जाएगा आपका डेड जोन। चलिए, Which article empowers the parliament to restrict or abrogate the fundamental rights of the armed forces के members? 33, 34, 35, 36। जनरली बच्चे 32 तक बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ये बाकी वाले छोड़ देते हैं, तो छोड़ने नहीं है ये। 33 आर्टिकल ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन नेवी में है, मिलिट्री में है, एयरफोर्स में है, अगर किसी भी वजह से उनके फंडामेंटल राइट्स को अगर थोड़ा वायलेट भी करना पड़ रहा है तो पार्लियामेंट कैन मेक दी लॉज अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आंसर इज आर्टिकल 33। तो पार्लियामेंट के पास ही पावर है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स। अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड ओनली आफ्टर ही और शी हैज रिपोर्टेडली कमिटेड सम ऑफेंस। देखो, जब ऑफेंस कर दिया तब तो वो पनिशमेंट के थ्रू जो है आप उनको अरेस्ट कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये क्राइम करने वाला है, करने वाली है, तो भी आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं। That arrest is called preventive detention under Article 22 of Indian Constitution. So this statement is wrong. Only गलत है। A person cannot be punished for the same offense more than once। कि एक गुनाह की सजा एक बार ही मिलती है। आपने गलती करी, आपको सजा मिली, बस बात हो गई खत्म। एक ही गुनाह की सजा आपको बार बार मिलती रहे, ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है और जस्टिफाइड भी नहीं है। तो एक ही बार सुना लीजिए जो गलती करी है, लेकिन इसे बार बार मत करिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है, करेक्ट पूछा है आप लोगों से, तो आंसर क्या रहेगा, बी, 2 ओनली। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइट टू प्रिवेसी। जो पुत्ता स्वामी जजमेंट है उसमें इसको क्या बना दिया गया है, फंडामेंटल राइट। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इज अ फंडामेंटल राइट। इट इज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 21 के तहत बोला गया है दैट राइट टू प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट। थर्ड, इट इज एन एब्सोल्यूट राइट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन में राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच नहीं कर सकते।
लेकिन कर सकते हैं अगर रिस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल। सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर ही बेस्ड हैं, कि एब्सोल्यूट तो बिल्कुल भी नहीं है ये। जब पार्लियामेंट को लगता है कि इनमें कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ गई है तो वो चेंज कर सकती है, तो इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। पूछा क्या है करेक्ट, तो ओनली 2 आर 1 and 2, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट, consider the following statement with reference to article 32 of Indian constitution. First, right to move supreme court in case of infringement of fundamental rights can be curtailed in certain circumstances। कि आर्टिकल 32 के तहत आपका ये अधिकार है कि आपके अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप चले जाइए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर इमरजेंसी चल रही है तो आर्टिकल 32 को सस्पेंड होना होता है। तो ये बिल्कुल बात आपकी मतलब सही है कि इट कैन बी curtailed। ओनली फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी एनफोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32। ये बात सही है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब अगर हाई कोर्ट में अगर आपने जाना है तो फंडामेंटल राइट्स के लिए भी जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226, और किसी और लीगल राइट के लिए भी आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट आपको बताएगा कि इस पर सुनवाई होगी या नहीं होगी, बट यू कैन गो डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और एनी अदर राइट्स। तो ये बिल्कुल बात सही है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में तो आप 32 आर्टिकल के तहत सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के टाइम पर ही जा सकते हैं। थर्ड, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स। ये हैबेस कॉर्पस, मैंडामस, सर्शरी, क्वो वारंटो, जितनी भी ये प्रोहिबिशन रिट्स हैं, पार्लियामेंट अगर चाहे तो हाई कोर्ट के अलावा, सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कोई कोर्ट भी इसको इशू कर सकता है। दैट पावर इज विद द पार्लियामेंट। तो ये बात बिल्कुल सही है। पूछा क्या है करेक्ट, तो तीनों ही बातें आपकी सही है, तो आंसर रहेगा सी 1, 2 and 3 ओनली। Next, consider the following statement. Fundamental rights are essential to ensure the supremacy of state over the people at large. उल्टा है कि स्टेट की जो एब्सोल्यूटिज्म है उसको दूर रखने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स लेकर आए गए हैं, कि स्टेट अपनी पावर्स का मिसयूज करते हुए किसी भी तरीके से लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, तो इसलिए एफआर लेकर आए गए हैं। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, इट इज सुप्रीमेसी ऑफ पीपल एट लार्ज ओवर द स्टेट। Fundamental rights facilitate people's participation in the political and administrative processes। कि फंडामेंटल राइट जो है वो आपको पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग जो भी राइट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ऑन द अदर हैंड डीपीएसपी प्रोवाइड्स द सोशल डेमोक्रेसी के राइट्स। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फंडामेंटल राइट्स एंश्योर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज in educational institutions under article 29 and 15। 29 में ये है कि जो भी माइनॉरिटीज हैं, चाहे रिलीजियस है चाहे लिंग्विस्टिक हैं, वो अपने इंस्टीट्यूशंस और अपने कल्चर को बचाने के लिए अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उनको अगर कोई भी लाइफस्टाइल ऐसा अपनाना है, कोई भी एक्टिविटी ऐसी करनी है जो रिलीजन कहता है और वो इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो वो कर सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जो पूरा आर्टिकल है वो आर्टिकल 30 है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 के तहत तो ठीक बात, रिजर्वेशन के लिए हम SC STs को दे देते हैं, बट 29 वाले आर्टिकल और 30 वाले आर्टिकल में हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं, ना कि SC STs की, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये हो जाता है गलत, क्योंकि एक ही आर्टिकल सही लिखा हुआ है, सेकंड गलत लिखा हुआ है। पूछा क्या है आपसे करेक्ट, तो फर्स्ट भी गलत है, सेकंड आपका सही है, थर्ड गलत है, तो आंसर रहेगा आपका A2 ओनली। नेक्स्ट करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कार्डियाक मसल्स। जो हार्ट मसल्स, हार्ट टिश्यूज की हम बात करते हैं उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। दीज आर वॉलंटरी मसल फाइबर्स। हार्ट चलता रहता है, चाहे हमें पता लगे चाहे ना लगे, ये एक्शन आपका वॉलंटरी नहीं है बल्कि इनवॉलंटरी है। ये सबकॉन्शियसली चीजें आपकी बॉडी में चलती रहती हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दीज आर नॉट वॉलंटरी बट इनवॉलंटरी मसल फाइबर्स। इट इज नॉन स्ट्रेटेड मसल फाइबर। स्ट्रेटेड का मतलब होता है विद स्ट्रिप्स, तो ये आपकी नॉन स्ट्रेटेड नहीं है, ये है आपकी स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। दीज मसल्स फाइबर लैक माइटोकॉन्ड्रिया। अराउंड अगर आप देखोगे तो हार्ट का जो बेसिकली पूरा काम है वो सबसे ज्यादा है पूरी बॉडी में, तो माइटोकॉन्ड्रिया विच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज,
तो वो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इट डज नॉट these do not lack muscle fiber, these do not lack mitochondria, they have enough amount of mitochondria. So this third statement is also wrong. पूछा क्या है आप लोगों से, which of the above are incorrect, तीनों ही गलत हैं, तो आंसर क्या रहेगा आपका डी 1, 2 and 3। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, कार्डियक मसल्स और टिश्यूज के बारे में क्वेश्चन इस तरीके से आपके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर सीमेंटेड टू वन अनदर forming an irregular layer, these form the outer protective layer of the skin in an animal's body। वो टिश्यूज कौन से हैं, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू या फिर एपिथेलियल टिश्यू? ये हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन डी इज द आंसर। आपकी स्किन की जो पूरे का पूरा ये एरिया है, इसके ऊपर जो टिश्यूज जो आपकी स्किन को करता है प्रोटेक्ट फ्रॉम अदर बैक्टीरियाज और वायरसेस, उसमें है, उसे हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। जैसे हम अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये वो हैं जो आपकी वन बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट से ज्वाइन करते हैं, जैसे बोन्स हो गई, कार्टिलेज हो गए, लिगामेंट्स हो गए, उनको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, है ना। तो एक तो ये मस्कुलर टिश्यूज जो आपके मसल्स में है, जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और जो बॉडी के मैकेनिज्म को ठीक ठाक रखते हैं बाय रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे अलग अलग मसल्स हैं हमारी, जैसे आप ब्लैडर मसल्स की बात कर लीजिए, तो वो टिश्यूज हैं। नर्वस टिश्यू जो आपका नर्वस सिस्टम को पूरा रेगुलेट करते हैं, तो वो वाले टिश्यूज हैं। तो एपिथेलियल जो है ये आपका स्किन की लेयर में पाए जाते हैं और जनरली ये बॉडी की जो कैविटी है उसमें भी मिलते हैं। अगर आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करोगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करोगे, एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट की, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की अगर बात करोगे, तो उनके अराउंड जो लाइनिंग है वो भी किससे बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी होती है। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अ टिश्यू कॉल्ड पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा या क्लोरेन्काइमा। देखो ये बहुत सारे ना इंपॉर्टेंट टिश्यूज हैं प्लांट्स के रिगार्डिंग, जो पता होने चाहिए हमें, क्योंकि क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले प्लांट्स के टिश्यूज के ऊपर। जो पैरेन्काइमा है ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंट टिश्यू है पूरे प्लांट्स का, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रेंथ प्लांट्स वगैरह को मिलती है वो इसी टिश्यूज की वजह से मिलती है। अगर आप बात करो कि फ्लेक्सिबिलिटी किससे मिलती है, ये पूरे के पूरे लीव, ब्रांचेस, इन सब में से ये मिलती है आपको कोलेन्काइमा की वजह से, कि टिश्यूज वैसे प्रेजेंट हैं उसमें। और जो आपका क्लोरेन्काइमा है ये वो टिश्यू है जिसमें क्लोरोफिल मिलता है, जो कि यूज होता है बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेटिक प्रोसेसेस। तो इसका जो आंसर है दैट वुड बी सी, कोलेन्काइमा। फ्लेक्सिबिलिटी इस वजह से आती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बी कैटेगराइज्ड एज अंडर कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी? कि कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं जो वन बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से जोड़ते हैं? जैसे ब्लड है, बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है ये, ब्लड है, यस। लिगामेंट एंड टेंडन्स जो आपके जॉइंट्स को जॉइंट करते हैं, जैसे घुटने की जो हड्डी है उसको, जॉइंट टिश्यूज को हम लिगामेंट और टेंडन्स, कार्टिलेज बोलते हैं। बोन्स भी हमें करते हैं कनेक्ट फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर, अगेन देन यस कार्टिलेजेस भी। तो पांचों ही क्या हैं आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो ये इसी तरीके से आपने ध्यान रखना है कि दीज आर दी 4 कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड है, बोन है, कार्टिलेज है और लिगामेंट एंड टेंडन्स है। तो पूछा क्या है, करेक्ट ना, तो पांचों ही करेक्ट है, तो आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? एडिपोज सेल, रेटिकुलर सेल, प्लाज्मा सेल या मैस्ट सेल? देखो प्लाज्मा सेल जो है बेसिकली, जो कि अल्टीमेटली आपके बी लिम्फोसाइट्स हैं, उनको करती है रिलीज, जो कि अगेन काइंड ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो कि हमारी बॉडी में जनरेट होती हैं। आपकी बॉडी में कोई भी एंटीजन एंटर कर गया है और उसके खिलाफ आपकी बॉडी ने काम करना है, तो एंटीबॉडीज चाहिए हैं आपको। वो एंटीबॉडीज क्या हैं? वो वाइट ब्लड सेल्स ही हैं। अगर आपकी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स की अमाउंट बढ़ी हुई है, लिम्फोसाइट्स काउंट बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, जिससे लड़ने के लिए आपकी बॉडी को WBC बनानी पड़ी। तो वो उन सेल्स के रिगार्डिंग काम करते हैं और अल्टीमेटली आपके पूरी बॉडी में जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसको करती हैं रिलीज, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी में जो इन्फेक्शन है उसको हम खत्म कर देते हैं। इट विल टेक टाइम, बट धीरे धीरे करके जो बॉडी है अपने आप को ऐसे रीअरेंज कर लेती है।
तो दीज आर दी प्लाज्मा सेल्स जो कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज को जनरेट करवाते हैं, चाहे भी किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट चाहे किसी वायरस के अगेंस्ट। तो आंसर इज बी, सी, प्लाज्मा सेल। चलिए यहाँ पर खत्म होते हैं आज के 25 एमसीक्यूज। आप इनको रिवाइज कीजिए, इनके रिगार्डिंग जो भी नोट्स आप लोगों ने बनाए हुए हैं उनको रिवाइज कीजिए, और आपको लगता है कोई भी डाउट है आपको तो हम लोगों से पूछिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you, CBL. Thank you so much, CBL. That's our experience. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains, and now interview.